प्रीलिम्स 2023 का पेपर आप कह सकते हैं कि अनकन्वेंशनल था। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके डायरेक्ट नहीं थे। आईआर में क्वेश्चंस कॉन्फ्लिक्ट रीजन पे ज़्यादा बेस्ड थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे जो क्वेश्चंस थे वो भी काफ़ी डिफरेंट एरिया से थे। साइंस का क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, साइंस के स्टूडेंट उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको स्पेसिफिकली उस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, देन यू कैन सॉल्व दैट। ओवरऑल कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर टीचर ये क्लेम नहीं कर सकता कि हाँ इतना % ऑफ पेपर यहाँ से कवर्ड था। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर था। स्टिल बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, या फिर कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलती है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्योंकि जब भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो मैंने हमेशा ये मेंशन किया है कि जो भी ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उसमें इवन वो रॉन्ग ऑप्शन भी है तो सॉल्व करने के बाद उसके बारे में भी आप पढ़िए, क्योंकि अगर यूपीएससी ने उसको मेंशन किया है तो मे बी नेक्स्ट टाइम उस पर क्वेश्चन हो, बिकॉज उसको यूपीएससी ने इंपॉर्टेंट समझ करके क्वेश्चन में मेंशन किया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि रिपीट हुआ है। विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स लिटरेरी वर्क ऑथर। देवी चंद्रगुप्त बिल्हना हमीरा महाकाव्य न्याय चंद्र सूरी, मिलिंद पान्हा नागार्जुना नीति वाक्यमृतम सोमदेव सूरी। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बिल्हना देवी चंद्रगुप्तम मेंशन है। इसको सॉल्व करने पे समझ में आता था कि बिल्हना ने विक्रम देव चरिता लिखी है, तो ये आपका गलत हो गया। हमीरा महाकाव्य न्याय चंद्र सूरी ये करेक्ट है। मिलिंद पान्हा 1997 में ही पूछा गया था, डायलॉग बिटवीन द किंग मेंदर एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना, तो ये भी गलत हो गया। तो आपके इसमें 2 ऑप्शंस जो हैं एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑल 4 करेक्ट नहीं है, ओनली 3 भी करेक्ट नहीं है, 2 ऑप्शंस बच जाते हैं। अगर आपको कैलकुलेटेड गेस लेना है तो ले सकते हैं, यहाँ पे 50-50 चांसेस हैं अगर आपको क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं आता है तो। लेकिन अगर आपको एक भी आता है तो आंसर करेक्ट हो जाएगा। आंसर विल बी 1-2, क्योंकि नीति वाक्यमृतम भी सोमदेव सूरी ने लिखा, ये करेक्टली मैच्ड है। आंसर विल बी 1-2। नेक्स्ट, ये तो डायरेक्ट रिपीटिशन था। सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड ऑन एज लिविंग बाय अदर रिलीजियस सेक्ट्स। The above statement reflects one of the core beliefs of which one of the following religious sects of ancient India। सब में सोल है, इसका मतलब यूनिवर्सल सोल की बात की जा रही है। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, द जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल सोल। नेक्स्ट, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द रेगुलेटिंग एक्ट, द पिट्स इंडिया एक्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आंसर इज डी। 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में, जहां पे मेंशन्ड है द डेजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल। यहाँ पे पूछा जा रहा है विच वाज नॉट मेड, आंसर डी दिया हुआ है। तो 2003 के क्वेश्चन से इजीली सॉल्वेबल था ये 2023 का क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टिल पिछले कई बार से इस तरह का सिंपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यूपीएससी पूछती आ रही है। जैसे 2020 में पूछा गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डिफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट लॉ से चल रही है, तो वहां से कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भी आ सकता है कि इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। 2021 में भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब पूछा गया है, ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देख रहे हैं किस तरह से रिपीट हुआ है। Next, in India, which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental rights? Answer है इसका 42nd amendment। 42nd amendment में एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में, डिफरेंट अलग अलग तरीके से। वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। जैसे 1979 में पूछा गया, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजन इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज प्राइमरेसी टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर द फंडामेंटल राइट्स। इस क्वेश्चन से कैसे आपका यहाँ पे आंसर आ सकता था, जब जुडिशियरी ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच नहीं किया जा सकता, तो गवर्नमेंट लेके आई कि नहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए हम लोग फंडामेंटल राइट्स को ओवर रूल कर सकते हैं। सो इट वॉज इनएक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 1981 में भी पूछा गया है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेव प्रायोरिटी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट्स। सारा इशू ही इस बात को लेकर के था कि किसको प्राइवेसी मिले, तो ये 42nd अमेंडमेंट में किया गया था।
Next, if the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him, her in the performance of duties of his, her office of President before the date of decision become invalid. Now this question, ये current affairs का question है, polity का question है. Specifically जब मैंने President के election पे topic को cover किया था, तो आपको कहा था कि President election को अच्छे से cover कर लीजिएगा, ये question पूछा जाएगा. और President के election पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन नहीं पार्टिसिपेट करता है, वेदर देयर इज टाइम लिमिट और नॉट. तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते थे. कोई एक सिंगल क्वेश्चन को मेंशन नहीं किया जा सकता कि हाँ वहाँ से रिपीटेड है, बट क्वेश्चन में अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होती है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से वो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होती. Next है with reference to finance bill and money bill. Again, number of questions of money bill and finance bill have been asked. In the Indian Parliament, consider the following statements. When the Lok Sabha transmits the finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. When the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendations. ये questions पूछा गया है. In the case of disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for the finance bill. 1980 में पूछा गया किस केस में joint session होता है to impeach the president if after a bill has been passed by one house and transmitted to other house and the bill is rejected by the other house. तो joint sitting केवल ordinary bill में होता है. एक और क्वेश्चन पूछा गया था, a deadlock between the Lok Sabha and the Rajya Sabha calls for a joint sitting of the parliament during the passage of ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन. मनी बिल में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं. 2013 में मनी बिल पे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा. राज्यसभा का क्या पावर होगा मनी बिल में, इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा. द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा. 2015 में राज्यसभा का पावर मनी बिल के कंटेक्स्ट में पूछा गया है. तो राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ बिल. राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट, इट जस्ट डिस्कसेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरिया. शेड्यूल्ड एरियाज वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है CDS 1 में. ये क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में डिस्कस भी किया है. स्पेसिफिकली दिस क्वेश्चन कि शेड्यूल्ड एरियाज को कौन डिक्लेयर करता है, ये स्टेटमेंट आप वीडियो चेक कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक. और मैंने मेंशन भी किया था कि शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है. पिछले 2 बार से शेड्यूल्ड एरिया के पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. 2007 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में स्पेशल प्रोविजंस दिया हुआ है. सो दिस क्वेश्चन यू कैन से कि ये CDS के पेपर को सॉल्व करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. शेड्यूल्ड एरिया का नोटिफिकेशन जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं. लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिस्ट्रिक्ट और लोवेस्ट क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक्स होते हैं. लेकिन जो रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट होता है उसको गवर्नर सबमिट करते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं सबमिट करते हैं. सो आंसर विल बी ओनली 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया. मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विथ नो प्रेडेटर्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स. आंसर है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. 2003 में मार्सुपियल्स पे क्वेश्चन पूछा गया था, ए क्लास ऑफ एनिमल्स नोन एज मार्सुपियल्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. आंसर इज बी, ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग. एरोसोल्स, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स, लुब्रिकेंट्स. इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड. सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे. हमें पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस करके HFC लाया गया था ओजोन डिप्लेशन की वजह से. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं वहाँ पूछा गया. प्लास्टिक फोम, ट्यूबलेस टायर्स, प्रेशराइजिंग एजेंट्स इन एरोसल कैंस, क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. जहाँ जगह CFC यूज होता था वहाँ वहाँ HFC यूज हो रहा है. ये चारों में ही यूज होता है, ऑल 4. यहाँ भी आंसर है 1, 3 and 4. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक. कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोल्लेरू लेक. मेंडरिंग ऑफ द गंडक रिवर फॉर्म्ड कांवर लेक. 2010 में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. इसमें देखिए दिया हुआ है कोल्लेरू और कृष्णा, वुलर और झेलम भी दिया हुआ है. आंसर भी है क्योंकि कृष्णा डायरेक्टली नहीं फीड करती कोल्लेरू को. तो इसी क्वेश्चन से आपको इस दोनों ही आंसर मिल जा रहे हैं. ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है. और गंडक रिवर के मेंडर होने से कांवर लेक फॉर्म होता है. सो आंसर विल बी
ओनली 2। कांवर लेक काफ़ी फेमस भी है क्योंकि ये एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबोल लेक है। बिहार में गंडक के मेंडर होने से घूमने की वजह से ये कांवर लेक फॉर्म होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं स्टेटमेंट्स को घुमा फिरा के दिया हुआ है, लेकिन सिंपल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सेम कॉन्सेप्ट्स पे। इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स, यानी कि सेंट्रल बैंक्स हर कंट्री के इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं। Central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. इंटरेस्ट रेट हाइक पे भी क्वेश्चन पूछा गया है और मॉनेटरी पॉलिसी पे भी पूछा गया है, जैसे कि 2015 में है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग: बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू। विच ऑफ द अबव इज आर कॉम्पोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। 2021 में पूछा गया है विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं इन्फ्लेशन कैसे मैनेज कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट हाइक करके। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। कार्बन क्रेडिट पे क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। कार्बन क्रेडिट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वाज रेटिफाइड इन कंजंक्शन विद क्योटो प्रोटोकॉल। Carbon credits are awarded to the countries or groups that have reduced greenhouse gases below their emission quota. The goal of the carbon credit system is to limit the increase of carbon dioxide emission. यानी कि कार्बन मार्केट जो है वो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। दे आर ट्रेडेड एट अ प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये करेक्ट नहीं है, और ये स्टेटमेंट तो आप पढ़ के ही समझ सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर से स्टेट को ट्रांसफर किया जाए रिसोर्स। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे। Constitution Day is celebrated on 26 November. On 26 November 1949, the Constitutional Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft Constitution of India. कौन सा सही है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि 1997 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. इतना होने के बाद यहाँ लिखा हुआ in our constituent assembly this act do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. 26 day November 1949 इस दिन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं बनी थी, इसलिए इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। 1981 में भी पूछा गया है ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 26 नवंबर 1949। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 times दैट रिसीव्ड एट द पोल्स। ये करेक्ट नहीं है, ऑल्दो हाई इंसुलेशन रिसीव होता है इक्वेटर पे, लेकिन 10 times का डिफरेंस नहीं है। इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसुलेशन, ये भी करेक्ट नहीं है। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर इन अ कंसंट्रेटेड एटमॉस्फेयर, दिस इज करेक्ट। इंफ्रारेड वेव्स आर ए पार्ट ऑफ द लोअर विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन, ये भी करेक्ट नहीं है। ऑल्दो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया है, बट देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, इंफ्रारेड वेव्स, जहां से ये आंसर आप डिड्यूस पार्टली कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सोइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ रेन फॉरेस्ट कॉज ट्रॉपिकल डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल टू डिकम्पोज क्विकली। न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं होता है, 2003 में पूछा गया था। अनलाइक टेम्परेट फॉरेस्ट, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इफ क्लियर्ड कैन यील्ड प्रोडक्टिव फार्मलैंड दैट कैन सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर फॉर सेवरल ईयर्स इवन विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स। द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज वेरी हाई व्हेन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट। यहाँ आंसर है डी, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। नेक्स्ट, consider the following statements. The temperature contrast between continents and oceans is greater during summer than in winter. The specific heat of water is more than that of land surface. Specific heat of water 1999 में पूछा गया है। Specific heat of water is quite large. Specific heat ज़्यादा होता है तो water ज़्यादा heat absorb करता है, गर्म होने के लिए ज़्यादा heat चाहिए, land जल्दी गर्म हो जाता है।
दैट इज वाई टेम्परेचर कंट्रास्ट ज़्यादा होता है. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. In a seismograph, P waves are recorded earlier than S waves. In P waves, the individual particles vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas in S waves, the particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation. Although ये NCERT geography से direct question है, आंसर है both 1 and 2. 1989 में seismic waves पे क्वेश्चन पूछा गया था. Seismic waves that vibrate perpendicular to the direction of their path travel through the सॉलिड पार्ट्स ऑफ द अर्थ ओनली. जब आप पी वेव्स और एस वेव्स पढ़ेंगे तो ये सारा ही डिटेल्स आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज. स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स एक्सटेंसिवली, इंक्रीजिंग द अल्कालिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम, capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abandoned subterranean mines in the form of carbonated waters. How many of the above activities are often considered and discussed for carbon capture and sequestration? 2017 में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है. 2020 में पूछा गया है. 2017 का क्वेश्चन था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पोटेंशियल साइट्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? Abandoned and uneconomic coal seams, depleted oil and gas reservoirs, subterranean deep saline formalities. Answer is 1, 2 and 3. 2020 का क्वेश्चन था, what are the advantage of zero tillage in agriculture? Carbon sequestration in the soil is possible. इसमें भी तीनों ही आंसर है. कार्बन कैप्चर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हॉट टॉपिक रहा है एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का, रिपीट भी होता रहा है. ओवरऑल देख सकते हैं कि 19 to 20 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं. जिस तरह का पेपर था उस कंटेक्स्ट में 19 to 20 क्वेश्चंस भी काफ़ी होते हैं. अगर आप नेक्स्ट एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं 24 का, या फिर आप CDS, CAPF या NDA एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए. CDS करने वाले हैं तो UPSC का जरूर सॉल्व कीजिए, CSE का. CSE अटेम्प्ट कर रहे हैं तो CDS के पेपर्स भी खासकर उस ईयर के जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. एंड इफ यू वांट टू सॉल्व फ्रॉम 1979 टिल 2023 UPSC प्रीलिम्स के पेपर्स, देयर इज ए कंपाइलेशन, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन्ड होगा, आप वहां से ले सकते हैं. कोई डाउट है क्वेश्चन में या फिर किसी आंसर पे आपको डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे. इस डिस्कशन से आपको भी फायदा होता है और हमें भी. लास्ट क्वेश्चन में जब CDS के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया तो हमने देखा कि वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आया और डाउट भी क्लियर होते हैं हमारे उससे. फॉर मोर सच वीडियोज सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.